हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में क्लास हाई स्कूल के अंतर्गत सब्जेक्ट बायो लेकर उपस्थित हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट सेकेंड में लाइव प्रोसेसर्स यानी कि जैव प्रक्रम को मेंशन किया गया है, जिसके विषय में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आखिर जैव प्रक्रम क्या है? आपने क्लास 9 के अंतर्गत सजीवों के लक्षण को पढ़े हुए हैं, जिसमें आपने देखा है कि सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण जैसे आपको बताते चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जो है, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सजीवों के लक्षण होते हैं। जो भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं चलती हैं जो उसे सजीव बनाने का काम करती हैं। उन क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा जो है वो लाइव प्रोसेस होती हैं। लाइव प्रोसेस में हम लोग पहले जो इसके पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या अवधारणा है, इसके विषय में लोग पढ़ते हैं, क्या विचार है। देखिए, सभी जीवधारियों की शरीर जो होती है वो एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चलती हैं और ये एक्टिविटी ही जीव को जीवित बनाए रखती हैं। इन सेल्स के अंदर इन एक्टिविटी को चलाए रखने के लिए पदार्थों की जरूरत होती है। ये पदार्थ आपके जैव पदार्थ कहलाते हैं। इन जैव पदार्थों को यानी कि इन पदार्थों को सेल्स को प्रोवाइड करना ही, प्रदान करना ही आपके न्यूट्रिशन कहलाती है। या फिर हम कहें कि सेल्स द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही न्यूट्रिशन कहलाती है यानी कि पोषण कहलाती है। तो ये जो पोषण है, इस पोषण में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और स्टेप को पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं। फूड, आखिर फूड क्या होते हैं? फूड जो है ऐसे पदार्थ हैं जिसको खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स रिसीव होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम लोग फूड कहते हैं। ऐसे चीज जिनको खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन ये रिसीव होता है, उनको हम लोग फूड कहते हैं यानी कि भोजन कहते हैं। छोटी सी और एक पॉइंट है न्यूट्रिशन के अंतर्गत, वो पढ़ लेते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये ऐसी चीज हैं जो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म की रचना में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। यानी कि फूड से प्राप्त ये ऐसे पदार्थ हैं जो जीवद्रव्य की रचना में भाग लेते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर ऊर्जा की भी सप्लाई में ये काम करते हैं। तो फूड से प्राप्त ऐसी चीजें जो जीवद्रव्य की रचना और सेल्स के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन पदार्थों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद जो भी पोषक तत्व हैं यानी कि या फिर फूड है, उस फूड की हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है, इसके विषय में लोग जानते हैं। जो स्टेप है वो है नेसेसिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की आवश्यकता, यानी कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है। पहली जो स्टेप हम लोग पढ़ेंगे वो है सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की आपूर्ति। पहली जो स्टेप है कि भोजन की आवश्यकता है कि ऊर्जा की आपूर्ति। पहला काम फूड का ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है फूड। देखिए, सभी जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे सेल्स के अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, इनको चलाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये जो ऊर्जा है हमें फूड से
कि डाइजेशन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उस न्यूट्रिएंट्स में जो आपके ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है यानी कि जिसे हम लोग फ्यूल के नाम से यानी कि सेलुलर फ्यूल कहते हैं, कोशिकीय ईंधन फ्यूल कहते हैं यानी कि कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ये जो है ये सेल्स के अंदर ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकृत होता है और इसकी ऑक्सीकरण से सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है। जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी सेल्स के अंदर उपस्थित एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर जो एनर्जी होती है वो सेल्स के जरूरत के अनुसार ये एनर्जी यूज होती है और सेल्स की जो एक्टिविटी है या फिर बॉडी की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी चलती रहती है। तो पहला जो फूड की नेसेसिटी है वो सप्लाई ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड जो है वो आपके हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए। फूड के डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हम लोगों को वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सेल्स तक पहुंचते हैं और सेल्स के अंदर फिर ये जाने के बाद सेल्स की जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसके अंदर ये विलीन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवद्रव्य की मात्रा जो है वो बढ़ती है। जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप सेल जो होती हैं वो आगे चल के डिवीजन करते हैं और डिवीजन से एक नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब नई कोशिकाएं बॉडी के अंदर बनती हैं तो इससे बॉडी की जो है वो वृद्धि होती है। तो ये सेकंड महत्वपूर्ण फंक्शन है फूड की कि ये शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण यानी कि शरीर की वृद्धि में इनकी उपयोगिता होती है। तीसरी जो स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज यानी कि रोगों से रक्षा। देखिए जो फूड है, इस फूड अगर हम लोग संतुलित आहार लेते हैं तो संतुलित आहार जो होते हैं हमारे शरीर की जो डिफेंस सिस्टम होती है यानी कि रक्षात्मक जो तंत्र होती है या फिर जो हमारी इम्यूनिटी होती है प्रतिरक्षा तंत्र, अर्थात ऐसी सिस्टम जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से प्रिवेंट्स करती हैं या फिर हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से बचाए रखने का काम करती हैं, उसे हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं या फिर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। जो संतुलित आहार होती है ये संतुलित आहार हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रोगों से डट के मुकाबला करती है और हमें रोगों से बचाए रखने का काम करती है। तो ये तीसरी जो स्टेप है वो नेसेसिटी ऑफ फूड की है। एंड लास्ट जो स्टेप हम लोग इसमें सीख सकते हैं वो रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स टिश्यूज यानी कि जो डैमेज टिश्यू हैं उन डैमेज टिश्यूज का रिपेयरिंग करने में भी फूड्स की इंपॉर्टेंस होती है। जो प्रोटीन्स होते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन भागों को रिपेयर करने में काम करते हैं। तो इस तरह हमारे बॉडी को फूड्स की जरूरत होती है और इस तरह ये फूड की नेसेसिटी है बॉडी में। देखिए जो अभी आपने देखा कि जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन की बेसिस पर यानी कि बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांटा गया है यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। सेकंड जो होते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उन्हें हम लोग स्वापोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक स्वापोषी मतलब जो स्वयं पर डिपेंडेंट हो पोषण के लिए उसे हम लोग स्वापोषी कहते हैं, अर्थात ये स्वयं भोजन बना लेते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि इनके पास खास तरह की डिवाइस होती है जिसकी वजह से ये अपने लिए स्वयं भोजन को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कीमोसिंथेटिक है, इसमें कीमोसिंथेटिक एंड सेकंड जो है वो है फोटोसिंथेटिक। इसके अंदर दो तरह की जो एक कीमोसिंथेटिक दूसरी जो है फोटोसिंथेटिक। जो कीमोसिंथेटिक है इसे हम लोग हिंदी में रसायन संश्लेषी कहते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं यानी कि सूक्ष्मजीवधारी हैं
जो कुछ रासायनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और उन रासायनिक पदार्थों के विघटन से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का वो इस्तेमाल करते हैं अपने बायोएक्शन यानी कि जैव क्रियाओं को संचालित करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर बैक्टीरिया जो हैं, आयरन बैक्टीरिया जो हैं, इसके अलावा नाइट्रेट बैक्टीरिया हैं, नाइट्राइट जो बैक्टीरिया हैं, ये आपके रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा जो है ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है यानी कि फोटो मतलब लाइट, प्रकाश की ऊर्जा का ये इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकाश की उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके ये रासायनिक पदार्थों में इस प्रकाश ऊर्जा को बांटते हैं। फिर ये इस बधी हुई एनर्जी को इस रासायनिक पदार्थों में स्वयं भी यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स इस पर भी डिपेंडेंट होते हैं, जब भी इस पदार्थ को खाते हैं तो उस रासायनिक पदार्थों में बधी हुई जो एनर्जी होती है उन जीवों को भी रिसीव होती है। फोटोसिंथेटिक जीवों में इनके पास एक डिवाइस जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जिससे कि ये सनलाइट की एनर्जी को पकड़ सकते हैं और उसको रासायनिक पदार्थों में गा सकते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं CO2 को प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं, साथ ही भूमि से ये H2O को प्राप्त करते हैं। जो भी H2O और CO2 होता है इन दोनों को रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इसमें सनलाइट को ये क्या करते हैं, बांटते हैं और जिसके फलस्वरूप आपके के अणु का फॉर्मेशन होता है। इस अणु में आपकी सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो बधी होती है। अब ये स्वयं भी इस एनर्जी को अपने इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी डिपेंडेंट और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जब भी इसके फूड पार्ट्स को खाएंगे तो या फूड प्रोडक्ट को खाएंगे तो इस पदार्थों में जो एनर्जी होती है ये एनर्जी इसके ब्रेक होने से उससे रिलीज होगी, फिर ये इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन में वो है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो है ये हिंदी में से हम लोग परपोषिक आते हैं, पर मतलब पराया पोषण मतलब पोषण के लिए, जो दूसरों पर पोषण के लिए डिपेंडेंट होता है उससे हम लोग परपोषिक आते हैं। इनके पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि ये सेल्फ फूड्स का फॉर्मेशन कर सकें, अतः ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें हम लोग पोषण की बेसिस पर यानी कि पोषण के स्रोत के आधार पर या फिर फूड के सोर्स के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में अलग कर सकते हैं। एक जो है वो हर्बीवोरस, सेकंड जो है कार्निवोरस और तीसरा जो है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस को हम लोग शाकाहारी, कार्निवोरस को मांसाहारी, ओमनिवोरस को सर्वाहारी। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के फूड या फूड प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स की बॉडी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अतः ऐसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बकरी, हिरन इत्यादि जो है वो आपके हर्बीवोरस होते हैं। जबकि कार्निवोरस में क्या होते हैं, ये फूड्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं आपके सीधे ही आपके हर्बीवोरस जीवों पर और इसके टिश्यूज से आपकी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तीसरा जो होती है वो आपकी ये ओमनिवोरस होती है। ओमनिवोरस के जुगारी ऐसे होते हैं जो आपके कार्निवोरस और हर्बीवोरस के अलावा ऑटोट्रॉपिक जीवों पर भी फूड्स के लिए यानी कि न्यूट्रिशंस के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह जो है ये आपके हेटरोट्रॉपिक 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो लाइफ प्रोसेस की जो हम लोग पहली स्टेप पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसे हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, देखिए जो भी हम लोग फूड प्राप्त करते हैं इस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एवं अनसॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं, जटिल और अघुलनशील फॉर्म में पाए जाते हैं।
इन जटिल और अघुलनशील पोषक तत्वों को इस फूड से अलग करने के लिए विशेष सिस्टम की जरूरत होती है। ये जो विशेष सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं ये मिलकर इस फूड में उपस्थित जो कॉम्प्लेक्स और अनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं उन अनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल को उससे रिलीज करते हैं सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये सब मिलकर जो फूड से न्यूट्रिएंट्स को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में अलग करते हैं वो सब मिलकर ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके एलिमेंट्री कैनाल जो होती है और एलिमेंट्री कैनाल से लगी हुई जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो काम करती हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल्स है, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जो आपकी माउथ कैविटी से लेकर एनस तक फैली होती है। अलग अलग स्थान पर इसकी अलग अलग अपनी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है और ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जो लगभग अबाउट 8 से 10 मीटर होती है। जो 8 से 10 जो मीटर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से एनस तक फैली होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो आपके हैं बकल कैविटी, सेकंड जो है फेरिंक्स, इसको हम लोग बकल कैविटी को मुखगुहिका, फेरिंक्स जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। तीसरी जो है ईसोफेगस, जिसे हम लोग ग्रासनली। चौथी जो है वो आपकी स्टमक, जिसे हम लोग मासे कहते हैं। पांचवी जो है इंटेस्टाइन, आंत कहते हैं इसको हम लोग। और छठवीं जो है वो रेक्टम एंड एनस, मलाशय और गुदा द्वार। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो मिलकर काम करते हैं फूड से कॉम्प्लेक्स और अनसॉल्युबल मटेरियल्स को सिंपल और सॉल्युबल मटेरियल्स में बदलकर निकालने के लिए। तो ये आज की टॉपिक थी जिसमें आपको आज से इतना पढ़ाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो और नॉलेज है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, नोट बनाएंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका।